इतने एक्सपर्ट लोग जो इतने सालों तक बैठकर संविधान बना रहे थे, उनसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसको बाद में उन्होंने सुधारा। ये नवी अनुसूची पहले संशोधन में जोड़ी गई और पहला संशोधन बेसिकली पार्लियामेंट ने नहीं किया था, संविधान सभा नहीं किया था, क्योंकि संविधान सभा उस समय अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में। 1951 की बात है, पहला संशोधन 1951 में हुआ। तो ये जो संशोधन, क्योंकि संसद तो 1952 में बनी। अब यदि ये पूछा जाए कि नवी अनुसूची क्या है, तो सीधा सा मुद्दा ये था कि देश में, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक शब्द मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, जैसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा शब्द होता है डेवलपमेंट। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मुझे किसी गांव का सरपंच बना दे, आपको बना दे, और आपको ये जिम्मेदारी दे कि ये गांव अपने आप में पूरा आपके अधिकार क्षेत्र में है, इसका विकास करना है। अब आप देखेंगे गांव में किसी के पास जमीन है, किसी के पास कब्जा है, किसी के पास मकान है, किसी के पास खेत है, जो भी आप कहो, कुछ ऐसा एरिया है जो लोगों के घरों के बीच है। तो अब गांव में आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी, गांव में लोगों के मकानों के बीच में क्या हो, पक्की सड़क हो, ठीक है, गांव में स्कूल हो, गांव में कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, मतलब गांव से थोड़ा बड़ा एरिया ले लो, बहुत सारी चीजें हो, गांव में मार्केट हो, गांव में पंचायत का भवन हो। समझ आ रही बात? इन सब सरकारी चीजों के लिए भी, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए भी आपको जमीन की आवश्यकता है। लेकिन देश आजाद हुआ तब जमीन ज्यादातर लोगों के नाम थी। अब यूं कहें कि एक बड़ी जमीन का हिस्सा तो केवल जमींदारों के पास था, और इस तरह का कोई बंटवारा करने का सोच हमने उस समय डेवलप नहीं किया। हालांकि बाद में हमने कई तरह के कानून लागू किए। इन कानूनों के माध्यम से हमने एक हदबंदी, चकबंदी, हदबंदी चकबंदी मतलब जमीन कितने हद तक आपके पास होनी चाहिए, एक व्यक्ति कितने बीघा जमीन एक्वायर कर सकता है। यदि ऐसे नियम बनेंगे तो सीधी सी बात है, जिन राजाओं के पास, जिन जमींदारों के पास लाखों बीघा में जमीन थी, उनको अपनी जमीन का क्या करना होगा, त्याग करना होगा। और यदि वो जमीन का त्याग नहीं करेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी के तहत उनके पास जमीन का अधिकार बना रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का अधिकार रखेंगे, तो देश का इंफ्रा और डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई बुनियादी ढांचा बनाने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। और इस तरीके से कहा जाए तो जमींदारों के माध्यम से जमीन को कैसे अधिग्रहित किया जाए, एक्वायर किया जाए, उसका एक्वाइजेशन किया जाए, और साथ ही साथ जमीन मामलों में सुधार किया जाए, और ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी न्यायपूर्ण जमीन का वितरण किया जाए। ये सब जरूरी था, और ये तभी पॉसिबल था। कुछ जमीन एसटी के पास होनी चाहिए, कुछ जमीन एससी के पास होनी चाहिए, कुछ जमीन दूसरी कम्युनिटीज के पास भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी जमीन कुछ लोगों तक ही लिमिटेड हो। इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स होना जरूरी था, जिसे बोलते हैं भूमि सुधार। और ये भूमि सुधार करने के लिए ही, लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए ही संसद ने क्या किया, बहुत सारे कानून बनाए, लॉज बनाए। और ये जो लॉज है बच्चों, कानून है, विधियां हैं, अब ये विधियां जब बनी तो इन विधियों को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, इन विधियों की सेविंग यानी बचाव कैसे किया जाए। तो मोटे मोटे तौर पे एक शब्द होता है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। क्या बोलते हैं हम? सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, यानी कुछ कानूनों का बचाव करना। मोटे तौर पे क्या कहेंगे? कुछ कानूनों का बचाव करना, ताकि उन कानूनों को कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। यदि वो कानून कोर्ट में उलझ जाएंगे तो देश में बुनियादी ढांचे का विकास करना पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे आज उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, आप इमेजिनेशन में ले आओ कि 1950 में जब देश उस स्थिति में था कि संविधान लागू हो गया था, और उस समय संविधान में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। उसमें से एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब बाद में, हालांकि हमने इस भूल को सुधारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया। क्योंकि यदि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट होगा तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति संपत्ति को एक्वायर करने में लगेगा, अर्जित करने में लगेगा, और ऐसे में संपत्ति की होड़ आखिर आने वाले टाइम में लोगों को कोर्ट के लिए मुकदमों की बहुत सारी क्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। इतने मुकदमे हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास में समय नहीं बचेगा, वो सिर्फ संपत्ति के मामलों को ही निपटाता रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के मामलों में सीधे कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट।
तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अपने आप में पेन हो जाएगा। अब इसको कैसे सुधारा जाए? तो इसको सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका बच्चों ये था कि आप एक तो ऐसी लिस्ट बना दो या ऐसा एक प्रोटेक्शन लेयर बना दो, जैसे मान लो ये एक बाल्टी है और इसमें कुछ कानूनों को डालते जाओ। अब इनिशियली इसमें 13 कानून और करंट में इसमें 284 के आसपास कानून, और ये सारे कानून कौन सी लिस्ट में कौन सी बाल्टी में डाल दिए, कौन सी अनुसूची में डाल दिए? इसका नाम रखो नवी अनुसूची, और कह दो कि जो भी कानून इसके अंदर होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। उद्देश्य पूछे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे। पहला ऑब्जेक्टिव है भूमि सुधार, भूमि सुधारों को लागू करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अभी बोला था, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। अब इसके लिए सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज के लिए क्या क्या किया हमने? एक तो नवी अनुसूची जोड़ी, ठीक है। एक हमने आर्टिकल 31 जो था, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, उसमें हमने 31A जोड़ दिया और 31B जोड़ दिया। ये 3 चीजें हमने जोड़ दी, और ये सब कौन से अमेंडमेंट में जोड़ी गई? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। किसके द्वारा? तो आप कहोगे संविधान सभा ऑब्लिक इंटरिम पार्लियामेंट द्वारा, अंतरिम संसद द्वारा। मेरे हिसाब से इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हो तो मैं बार बार समझाऊंगा। अभी लिखने से पहले एकदम माइंड मैप हमारा बढ़िया हो जाए। जमीन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही सेंट्रलाइज होनी चाहिए या जमीनों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? जमीनों का भी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो मेरे पास में 1 लाख बीघा जमीन है और मेरे भाई के पास में 1 बीघा जमीन भी नहीं है, ये काहे का न्याय? इससे इकोनॉमिक सोशल जस्टिस कैसे डेवलप होगा? तो जब देश आजाद हुआ तो जमीन जमींदारों के पास थी, राजाओं के पास थी, जमीनों के पट्टे उनके पास गिरवी पड़े थे, गरीब लोगों की तो हालत खराब थी। अब ऐसे में हर कम्युनिटी को जमीन चाहिए थी, हर इंसान को जमीन चाहिए थी, तो जमीनों का न्यायपूर्ण वितरण होना जरूरी था। जमीनों में सुधार करना, भूमि में सुधार करना जरूरी था। अब जैसे मान लो आज उदयपुर पे एयरपोर्ट बनाना है, तो अभी डबोक साइड देखोगे आप, एयरपोर्ट है, हाल ही में ये डिक्लेयर हो गया कि उदयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। पहले से उदयपुर एयरपोर्ट है डबोक में, यहां से 20-25 किलोमीटर, अब उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो एयरपोर्ट के लिए भी जमीन, कितनी बड़ी जमीन चाहिए, क्योंकि फ्लाइट लैंड होगी। अब सोचो वहां जमीन लोगों की नहीं थी क्या? भाई थी या नहीं थी? तो गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया, क्योंकि गवर्नमेंट को जमीन चाहिए थी। गवर्नमेंट ने लोगों को उनके मुआवजा दिया होगा, उनको रेट्स दी होगी। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए होंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा होगा भाई देखो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या बनाना है? हेलीपैड बनाना है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना है। हेलीपैड तो क्या होता है? बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना है। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तो कुछ और जमीन के लिए भी रिक्वायरमेंट्स होगी। समझ आ रही बात? अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको हाईवे चाहिए, 6 लेन चाहिए, 8 लेन चाहिए। आपने देखा होगा जब अभी रिसेंटली आप इसी रोड को देख लो, तो गवर्नमेंट ने इस रोड को डिसाइड कर रखा है 100 फीट, ठीक है, लेकिन लोगों ने 100 फीट को बना दिया 50 फीट। लोगों का बस चले तो दाल बाटी की दुकान भी आगे जाके खुल जाए। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सॉल्व करने का तरीका है, निगम उठेगा, जिन जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनको वहां से हटाएगा, क्योंकि उसके पास इन चीजों को हटाने का अधिकार है, कानून है। अब यदि ऐसे कानून नहीं होते तो हमारे देश में ना तो हॉस्पिटल बनते, ना रोड्स बनती, ना एयरपोर्ट बनते, ना रेलवे ट्रैक बनते, कुछ नहीं बनता। आप सोचो गवर्नमेंट के पास कितनी जमीन है। और आज बाड़मेर में आप जाओ, पचपदरा में रिफाइनरी है। अब पचपदरा इतना बड़ा एरिया, उसमें इतनी बड़ी रिफाइनरी बनाई है, देश की
मतलब बहुत आधुनिक रिफाइनरी जहां से हमारा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन होगा। अब इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? जमीन। जमीन, मेरा मानना है कि जमीन एक ऐसा शब्द है जिसको लेके इंसान अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करता रहता है। आज आप लोग जब नौकरी में आओगे, या मैं मान लो कोचिंग पर चला रहा हूं, तो मुझे भी लगता है मेरी जमीन होनी चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, मेरे पास खेत होने चाहिए, मेरे पास फार्म हाउस होना चाहिए। और इन्हीं चक्करों में आदमी नौकरी में भी लगने के बाद में करप्शन करता रहता है, क्योंकि उसको जमीन का लालच कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, जर जोरू और जमीन, तीन चीजों को सावधानी से चलाइए। तो ये ऐसे जो पुराने लोग बोलते थे, मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन उसमें भी एक शब्द है जमीन। कौन सा शब्द है? तो ये जमीन को लेके सुधार करने वाला जो एफर्ट है, गवर्नमेंट की जो भूल का सुधार है, गवर्नमेंट की भूल तो नहीं कहूंगा, संविधान निर्माताओं की भूल का जो सुधार है, उसको हमने क्या नाम दिया? नवी अनुसूची। अब ऐसा कोई तुरंत जैसे ही वो लोग गवर्नमेंट चलाने लगे, उनको लगा यार ये तो काम ही नहीं कर सकते। नेहरू गवर्नमेंट सत्ता में थी, नेहरू सरकार को पता था कि साहब कैसे काम करेंगे, देश में डेवलपमेंट करना है, इतनी सारी चीजें बनानी है, ये सड़क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। इसीलिए संविधान सभा तुरंत बैठी और उसने पहला संशोधन किया, और पहले संशोधन में इन चीजों को जोड़ा गया। और इन कानूनों का, जो भूमि सुधार कानून है, इनका क्या किया गया? बचाव। तो पूछा जाए ये कौन से कानूनों का बचाव है, तो मैं इसके साथ लिख सकता हूं कौन से कानूनों का बचाव है? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, भूमि सुधार कानून। क्लियर है? तो अब ये पूछा जाए कि ये जो ऐसे विषय जिन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, अब इसमें कौन कौन से? ज्यादातर विषय तो मैंने अभी बोला कौन से कानून है? भूमि सुधार कानून। और पूछे टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 284। ये 284 सब्जेक्ट्स है। शुरू में कितने सब्जेक्ट्स थे इसमें? 13, लेकिन धीरे धीरे विषय बढ़ते गए। अब इसमें और क्या है, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण। तमिलनाडु की परिस्थितियां विशेष है, संसद में यह साबित हो गया, और यह तय हो गया कि तमिलनाडु राज्य में रिजर्वेशन की लिमिट, वैसे पूरे भारत में रिजर्वेशन की लिमिट 50% तक है, लेकिन तमिलनाडु राज्य को रिजर्वेशन की लिमिट कहां तक दी है? 69। अब इसको क्या किया गया, जैसे ये लागू हुआ, सबसे पहले संसद ने संशोधन करके इसको कौन सी अनुसूची में डाला? नवी अनुसूची। यदि ये नवी अनुसूची में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता? खारिज कर देता। सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरीके से चलेगा जैसे संविधान में लिखा हुआ है। अब संविधान में इसको डाल दिया और ये कह दिया कि तमिलनाडु की परिस्थितियां विशेष है, वहां के लोगों को नौकरियों में 69% तक आरक्षण दिया जा सकता है। समझ आ रही बात? तो ये भी नवी अनुसूची में डाला। तो इस तरीके से नवी अनुसूची क्या बन गई, मोटे तौर पे क्या है? तो एक तो पहले हमें ये समझना, नवी अनुसूची ऐसे विषय है जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब सवाल बनता है, हाल ही में ये पूछे कि नवी अनुसूची में जो भी विषय होगा उसे कोर्ट में कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि ये सवाल बने तो अब ये बात गलत हो गई। क्यों? ये सब चीजें चल ही रही थी, इतने में एक बहुत बड़ा केस आया, केशवानंद वर्सेस भारती वर्सेस केरल राज्य, जो केरल का स्टेट ऑफ केरला, 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच ने जो डिसीजन दिया, उसमें एक बात कही, मूल ढांचा। कौन सा शब्द आया? मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा कि यदि कोई ऐसा विषय जो नवी अनुसूची में भी डाला हो और वो भी मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और उसे खारिज किया जा सकता है। अब ये पूछा जाए, क्या यूनिवर्सली कोई भी सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिया उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? यस, जब यदि वो विषय मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। और ये बात क्या बोली, ये चीजें क्या होगा? तो इसके लिए बोला कि ये भविष्य के लिए लागू होगी, ये पुराने मैटर्स पे लागू नहीं होगी। जो अभी तक विषय डाल दिए वो तो ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय नवी अनुसूची में आप डालोगे और यदि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा? तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
तो अभी बीच में एक बार यूपीएससी ने ऐसा सवाल पूछा, 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। केशवानंद भारती ने कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डालोगे उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यदि उसने मूल ढांचे का उल्लंघन किया है, और उससे पहले वाले विषयों को छूट प्राप्त है, उनको लेके कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें भविष्य में बने हुए कानूनों के लिए लागू होगी, ना कि, हालांकि ये बात तो पहले गोलकनाथ में तय हो गई थी कि कोई भी संविधान का ऐसा रिव्यू आता है, वो रिव्यू जब से कोर्ट देता है तब से लागू होगा, फ्यूचर वाले कानूनों के लिए लागू होगा, पास्ट में किए गए प्रोसेस पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये बातें देखो नॉलेज की बातें, समझ में आ रही बात? कोई रॉकेट साइंस है? सिंपल सी बात है। क्या उद्देश्य था? तो मैं अब उद्देश्यों की लिस्ट लंबी बना दूं तो भी चलेगा। जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, भूमि कानूनों का बचाव करना, भूमि का सुधार करना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना, देश में विकास के लिए गवर्नमेंट को भूमि की रिक्वायरमेंट पूरी करना, जमीन का असमान वितरण जो है उसको दूर करना। क्लियर है? समझ आ रही बात? इसलिए संविधान सभा संसद के रूप में बैठकर एक संशोधन करती है, अपने भूल सुधारती है और 9वीं अनुसूची बनाती है। क्लियर है? और कहती है कि इसमें जो भी विषय होंगे, शुरुआत में कितने विषय? 13 और बाद में 284। ऐसा कोई भी विषय जो 1973 के बाद इसमें डालोगे तो फिर उसका रिव्यू किया जा सकता है, उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यदि उसने मूल ढांचे का उल्लंघन किया हो, और ऐसे मुद्दे को खारिज भी किया जा सकता है। लिखवा दो? यस और नो? लिख लो भाई। जनता जनार्दन, आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं लिखवाना शुरू कर दूं, समझ में नहीं आया तो एक राउंड और, वंस मोर, कभी होता है ना सर, वंस मोर, एक बार और, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक बार और बोल दूंगा। नहीं आया समझ में? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो? हाँ बेटा, क्या नाम है? खुशी। समझ में आया? पटेल बहनों को, पटेल हो? समझ में आया? समझ में आएगा तो सरदार पटेल की आत्मा खुश होगी। हाँ, पीछे समझ में आया बेटा? क्लियर है? चलो लिखो, 9वीं अनुसूची के बारे में लिखो। इसमें ऐसे कानूनों का उल्लेख है, ऐसे कानूनों का उल्लेख है इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स का उल्लेख है ऑब्लिक विषयों का उल्लेख है, एक ही बात है, कानूनों का उल्लेख है, ऑब्लिक विषयों का उल्लेख है। भाई ऐसे लॉज ऑब्लिक सब्जेक्ट्स इसमें डिस्क्राइब्ड है, ऐसे कानून ऑब्लिक विषयों का उल्लेख है जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है? अब यहां नोट लिखो। शुरुआत में इसमें 13 विषय थे, 13 विषय ऑब्लिक कानून थे। शुरुआत में इनिशियली इसमें 13 विषय ऑब्लिक कानून थे, लेकिन करंट में लगभग 284 सब्जेक्ट्स है, वर्तमान में लगभग 284 विषय है। शुरुआत में इसमें कितने विषय थे? जब सबसे पहले जोड़ी तो 13 विषय जोड़े गए थे, लेकिन करंट में इसमें 284 विषय है, 284 सब्जेक्ट्स है। ठीक है? अधिकतम विषय भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है, मैक्सिमम सब्जेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से रिलेटेड है। अधिकतम विषय भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है,
अधिकतम विषय भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। इसीलिए लोकप्रिय फॉर्म में, लोकप्रिय रूप से, पॉपुलर वे में इस अनुसूची को भूमि सुधार भी कहते हैं। पॉपुलर वे में, इसलिए लोकप्रिय रूप में इस अनुसूची को भूमि सुधार भी कहते हैं। भूमि सुधार भी कहते हैं। इस शेड्यूल को लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, आप लिखो, इसमें तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन का प्रोविजन भी है। इसमें तमिलनाडु को 69% आरक्षण का भी प्रावधान है। तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन का भी उल्लेख है। बच्चे आज संडे को ये हिसाब से बहुत कम आए हैं। ये ऐसे मत किया करो ना यार। संडे तो मुझे भी मन करता है मैं भी घर पे सो जाऊं। हो ही रहा था, मैं थोड़ा लेट हो ही जाता हूं, पर क्लास में तो आना ही पड़ता है। ठीक है ना, छुट्टियां मत करना, पॉलिटी की क्लास मत छोड़ना, बहुत दुखी हो जाओगे। रेगुलरिटी रखना, माँ बाप की फीस जो कोचिंग ने भरी है, कोचिंग में आपने भरी है, उसको वसूल करना। समझ गए? मतलब इतना सोचो कि आपके पेरेंट्स कितनी जद्दोजहद करके चीज़ें जमा करते हैं, और यदि आप उसका सदुपयोग नहीं करते तो फिर आप में क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं तो बहुत खुश होता हूँ बच्चों को रेगुलर देख के। और मैं आपको बता रहा हूँ ये लंबा एफर्ट है। अभी आप लोग साथ साथ में कुछ चीज़ें पढ़ भी रहे होंगे। कौन सी क्लास चल रही थी आपकी इसके अलावा? राजस्थान मैथ्स की चल रही थी। हाँ, तो एक मैथ्स शुरू हुई थी, एक आपकी हिस्ट्री शुरू हुई थी, और एक ज्योग्राफी। चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके वापस मैनेज करते हैं, तो ये चलेगा भी। अभी आप देखो, जो आपसे पहले बैच थे उनकी 12 बजे से 7 बजे तक क्लासेस चल रही है। अब फिर कोई ये कहेगा सर ये नहीं वो नहीं, मुझे ऐसे दिक्कत होती है वैसे। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलना है, कोचिंग के एफर्ट्स के हिसाब से चलना है। क्योंकि आर का कोर्स बहुत बड़ा है। यदि हम ये सोचें कि हम एक ही शेड्यूल में आपको पूरा कोर्स करा दें, ऐसे जितने भी कोचिंग है ना, उनकी ये स्थिति है कि उनके बाद में कोर्स ही पूरे नहीं होते। सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि बस बच्चों को बुलाओ और कोर्स कराओ। बहुत लंबा कोर्स है। तो कभी आप में देखो लर्निंग प्लेट्यू होते हैं। लर्निंग प्लेट्यू का मतलब ये हुआ कि सीखने में कभी चीज़ें अच्छी लगेगी, कभी कुछ चीज़ें हो सकता है आपके मन मुताबिक नहीं हो, तो हो सकता है आप ऐसे जाओगे। लेकिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके फिर वापस ऊपर जाना है। ये चलता रहेगा। थोड़े थोड़े बीच में बैरियर्स आएंगे। हमेशा जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो सीखने की रिदम हमारी एक जैसी नहीं होती। शुरू में तीव्रता, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आप शुरू में कोशिश करोगे, रोज आओगे, ये करना वो करना। कोई भी काम आपको इनिशियली करना होगा ना, तो आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होगी। शुरू शुरू में जब बच्चा कोचिंग आता है उसको मजा आता है कि चलो ये चीज़ें हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ये साइकोलॉजी है। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मुझे तो साइकोलॉजी आत्मा में है। मैं जानता हूँ मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान में लर्निंग प्लेट्यू होते हैं, और लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। अधिगम यानी सीखना। सीखना क्या है? सीखना मतलब चेंज इन बिहेवियर। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। इंसान जब सीखता है ना तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप जब पूरा पढ़ोगे ना और इसका कोर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नॉलेज होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, मेरी बात समझिए आप। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, फिर मैं एमबीए हूँ, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी रिसोर्सेज इकट्ठे करने थे प्राइवेट जॉब की। फिर मुझे वहाँ से कोई झटका लगा, कोई गुस्सा आया, कुछ भी आया, बस मुझे लगा कि नहीं, नौकरी नहीं करनी। बॉस के मुंह पे इस्तीफा मार के आया, और भी बहुत कुछ करके आया, और नौकरी से निकल गया कि भाई ऐसी नौकरी नहीं करूँगा। काम थोड़े अच्छे किए थे इसलिए केस नहीं हुआ, नहीं तो केस भी हो जाता। केस हो जाता तो और मामला। गुस्सा तो खून में है। अब वो सब चीज़ें जब निपटी और मैंने तैयारी शुरू की तो मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी। आज मैं वो विषय पढ़ा रहा हूँ जो विषय मैंने ज़िंदगी में ऑप्ट नहीं किए थे।
फिर मैंने ये विषय लाइफ में, जैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाके अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाया, उस लोक प्रशासन विषय में पढ़ाई की, वो बाद में, बहुत बाद में, नौकरी के बाद। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लर्निंग बहुत बढ़िया शब्द है। अब मैं कोई आरएएस नहीं हूँ, और कई बार मैं भगवान को धन्यवाद भी देता हूँ आज के टाइम में कि अच्छा है कि मैं आरएएस नहीं हूँ। शायद मैं इस पद के लिए बीच में पागल था, मुझे चाहिए था ये पद, तो वो जो मेरी जर्नी थी वो जर्नी निकल गई। लेकिन जैसे मैं पढ़ाने में आया तो ये मेरा मतलब मेरा मनपसंद काम है, देवीय कार्य है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास जो काम है मेरे लिए जिंदगी में भगवान ने जो भी चुना है। अच्छा, मजे की बात, जब से मैंने इस कार्य को चुना है मुझे फाइनेंशियली लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आई। फाइनेंशियली डेवलपमेंट होते गए, मेंटली डेवलपमेंट होते गए, जिंदगी की कई समस्याएं, तनाव अपने आप खत्म हो गए। क्योंकि एक तो जॉब वो मैं कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, और दूसरा इसमें सेटिस्फेक्शन है, तीसरा इसमें पैसा भी है। और ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने नॉलेज लिया। क्या लिया? तो आप लोगों से भी यही कहूंगा कि यदि आप लर्निंग करते जाओगे, सीखते जाओगे, आपको जिंदगी में नुकसान नहीं होगा। आज के टाइम में इतनी चीजें हमारे इस फील्ड में, पढ़ाने वाले फील्ड में, वैक्यूम में, कंटेंट डेवलपर अच्छे नहीं मिलते, टाइपिस्ट अच्छे नहीं मिलते, स्टाफ अच्छा नहीं मिलता, टीचर्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं मिलते। टीचर्स को ढूंढना, टीचर्स को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे राजस्थान में, समझ गए? क्योंकि आप कार्टून टाइप के टीचरों को देखते होंगे, बहुत इधर उधर उछल कूद, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। ये टीचर्स के गुण नहीं होते। टीचर्स में, हमारे मारवाड़ में एक शब्द है ठीमर। मास्टर से ठीमर कोई प्रजाति नहीं होनी चाहिए। ठीमर मतलब गहरा। टीचर कैसा होना चाहिए? बहुत ही गहरा, अपने स्टूडेंट्स के प्रति पूरी तरह से समर्पित। ऐसे मास्टर आजकल मिलते नहीं है। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करो रेगुलरिटी रखो। ये मत सोचो, देखो एक साइकोलॉजी में शब्द है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हम अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं। अब जैसे मुझे कोई पूछे कि सर आप लेट आते हो, आप पंक्चुअल नहीं हो, मैं ऐसे करके एक्सेप्ट करता हूँ, और खुद ही कई बार मुंह से बोल देता हूँ हाँ मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। लेकिन मैं जैसे ही क्लास में जाता हूँ मैं डिवोटेड हूँ। मेरी क्लास में मैं उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ जो मेरी गलती है। तो ठीक है, आपकी गलती है, उसको सहर्ष आप स्वीकार कर लो, ठीक है। बच्चों को भी पता चल जाता है, मार साहब की क्लास है, 15 मिनट लेट ही आएंगे। एडजस्टमेंट, साइकोलॉजी में एक शब्द है समायोजन, हालांकि नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारी चीजें, आप लोग कोशिश करो कि जब भी आपको टाइम दिया है कोचिंग ने, आप ये मत सोचो कि आपके हिसाब से चले। आपको पता है कोचिंग है, सर्वोपरि है। हमारे लिए तो कॉलेज कह दो, स्कूल कह दो, आपने जितना 12-15 साल में जीवन में लिया है ना, अभी क्लास में बच्चे कम है, ये मुझे बात बहुत बहुत ही दिल से पूरी दुनिया के उन बच्चों को बोलनी चाहिए जो पढ़ाई करते हैं। वो क्या करते हैं, शुरू में तो माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं, और ये है तो वैसे निवेश, लेकिन उसको समझो ये खर्चा नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, क्या है ये? इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन कभी एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, नॉलेज कभी एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, ये इन्वेस्टमेंट है। इतना पैसा तो आप यूं ही निकाल लो कि मैं बता रहा हूं। कल को कोई बच्चा आके बोले ना सर मैं आरएस में ऐसा कंटेंट बनाऊं जैसा कोई नहीं बना सकता है, मान लो आप 5-6 साल की तैयारी के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो, आज के टाइम में एक अच्छे कंटेंट डेवलपर को लाखों में सैलरी देने को हम लोग तैयार है। समझ रहे? कंटेंट डेवलपर नहीं मिलते, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। टीचर अब मान के चलो, प्राइवेट में ऐसे टीचर्स भी है जो आज के टाइम में ऑडी मर्सिडीज में घूम रहे हैं। समझ आ रही बात? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने नॉलेज लिया, और आज वो नॉलेज को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। मास्टर का क्या है, अब क्लास में आया, खड़ा हुआ, अपनी जो भी अंदर की भड़ास थी निकाल ली। हमारे यहाँ टीचर्स को पर आवर में सैलरी मिलती है, वो 1 घंटे पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी जुड़ जाती है। यहाँ कोई मंथली टीचर नहीं है, पर आवर सैलरी वाला टीचर है। वो आपको 1 घंटे पढ़ा रहा है, उसकी सैलरी ऐड हो रही है। समझ आ रही बात? कितना मजेदार काम है। तो आप नॉलेज लेते जाओ, आगे आपको नुकसान नहीं होगा। आप नॉलेज को ऐसे लो कि बस मुझे क्लास नहीं छोड़नी। कई रीजन है, आज संडे है, आज तो कपड़े धोएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, बाद में कर लेंगे, सब मैनेजेबल है, नाइट में कर लेंगे। आज मौसम अच्छा है, बाहर घूमने चलेंगे, आज मूवी का प्लान था, सब कैंसिल कर दो। यदि क्या है, क्लास है। क्योंकि हमने भी तो कैंसिल किए होंगे भाई, हमारी मेरी भी फैमिली है, मुझे भी मजा आता है चीजों को, फैमिली के साथ घूमने में किसको मजा नहीं आता।
लेकिन अब नो डाउट सुबह फैमिली में यही बात आती होगी, यार संडे तो छोड़ दिया करो यार। और कभी कभी तो उनको पता है इस आदमी का डिवोशन है पागलों की तरफ पढ़ाने का, तो क्या संडे को तो बच्चों को माफ कर दिया करो, उनको उस दिन भी झेलना, मतलब बेचारों को आपको झेलना पड़ेगा। पर मुझे इन शब्दों से गुस्सा नहीं आता, उल्टा मजा आता है। तो मुझे पता है मेरा काम है ये। समझ आ रही बात? लिखो। कहां तक पहुंचे हम लोग? एक चीज लिखी। अब यहां लिखो क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। क्या लिखोगे? क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। क्लैरिफिकेशन बच्चों कौन से केस में आया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। लिख दो, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। क्या क्लैरिफिकेशन है? लिखो। क्लैरिफिकेशन में लिखो, 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐसा कोई भी विषय जो नवी अनुसूची में डाला जाए, ऐसा कोई भी विषय जो नवी अनुसूची में डाला जाए, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो 9th शेड्यूल में डाला जाए, ठीक है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर को लॉस करने से रिलेटेड हो और वो मूल ढांचे को क्षति पहुंचाने से संबंधित हो, और वो मूल ढांचे को क्षति पहुंचाने से संबंधित हो, मूल ढांचे को क्षति पहुंचाने, बेसिक स्ट्रक्चर को लॉस करने से रिलेटेड हो, मूल ढांचे को क्षति पहुंचाने से संबंधित हो, क्लियर है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। हाँ, अपने आप ही कर सकते, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन हिंदी में बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, अर्थात कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये सारी बातें आ गई। अब लिखो ऑब्जेक्टिव, इस अनुसूची को डालने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, पहला उद्देश्य, उसमें क्या लिखा है लक्ष्मीकांत में नवी अनुसूची के बारे में बोलो। इससे तो ज्यादा ही आ गया हमारा। ठीक है, ये सब चीजें तो है, सारी आ गई। वो आ जाएगा अभी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसने क्या क्या, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट्स, जमींदारी क्या बोला, प्रथा सिस्टम, ठीक है, और ठीक है, पार्लियामेंट जिन मैटर्स को अलग तरह से डील करना चाहता हो, ठीक है, ये सब आ जाएगा। लिखो ऑब्जेक्टिव में पहला, भूमि सुधारों को लागू करना, लैंड रिफॉर्म्स को लागू करना।
दूसरा, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। ठीक है। तीसरा, संसद द्वारा विशेष मुद्दों को हल करना। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर्स, यही है, संसद द्वारा विशेष मुद्दों को हल करना। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण, लिख देना, समझ में आ जाएगा। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण। चौथा, जमीन का न्यायपूर्ण वितरण करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या जस्टिस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन का न्यायपूर्ण वितरण करना। ठीक है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, देश के बुनियादी ढांचे का विकास करना। ये हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, देश के बुनियादी ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। आज हम कल की बात है, हमारे जो रेल मंत्री है उन्होंने प्रधानमंत्री को एक वीडियो भेजा कुछ रेलवे स्टेशंस का। उसमें राजस्थान से जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है और देखा कि देखो वर्ल्ड क्लास जैसलमेर का रेलवे स्टेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये तो हमारे रोजमर्रा की रूटीन के साधन है, ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं। आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर हो, बसें लग्जरी चलती हो गवर्नमेंट की, रेल एकदम से ऐसी जैसे कोई 5 स्टार होटल में आए हो। जैसे एयरपोर्ट आप कभी गए हो और आपने देखा होगा वहाँ कितनी शानदार सर्विस होती है। क्लियर है? आपको बिठाया जाता है, वहाँ मार्केट्स होता है। एयरपोर्ट में आपने कभी देखा हो तो लॉन्ज बने होते हैं, वहाँ कई तरह की चीज़ें। सेम ऐसा यदि हमारा बस स्टेशन हो, अब यहाँ पता चला बस स्टेशन पे गाय भी घूम रही है, भैंस भी घूम रही है, टॉयलेट भी कर रहे हैं लोग, कचरा ही कचरा पड़ा है, बसें खड़ी है। तो जो व्यवस्था अमीरों के लिए हो वही व्यवस्था गरीबों के लिए हो। सिस्टम बदला जा सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो। अब जैसे सोचो अमेरिका में बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे, यूरोपियन देशों में कैसे होंगे? वो आपने फिल्म देखी हो DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान, काजोल यूरोप घूम रहे हैं, वो ट्रेन में घूम रहे हैं, इधर से इधर ट्रेन जा रही है, वैसे जरा सा झूम लो मैं, ऐसे गाने आ रहे हैं। तो सोचो इंडिया में क्या, कौन झूमेगा? झूमेगा तो गिरेगा नीचे और टॉयलेट में मुंह जाएगा। ऐसी स्थिति हमारे बस स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की। थोड़ा सा अब रेलवे ट्रैक बने हुए हैं, उसकी पटरियों के आसपास तो सुबह सुबह देखना ही खराब है। घर में शौचालय बनाओ, घर में ही काम करो। अब पता चला रेलवे, लोग कहते हैं खुले में शौच जाना है। अब ये देखो, ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात पाना। जनरली हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ये कैसी प्रैक्टिकल बातें नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल। गवर्नमेंट पिछली बार एक कलेक्टर ने तो आदेश दे दिया था कि यदि कोई भी खुले में शौच करता है तो अधिकारियों को आदेश दिया उसकी फोटो खींचो। रियली झालावाड़ के कलेक्टर का आदेश था। जैसे ये चीज आई तो अखबार ने डाल दिया, मीडिया पीछे पड़ गया कि साहब ये कोई आदेश होता है, तुगलकी आदेश है। मतलब इंसानों को सुधारने का ये कौन सा तरीका है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखिए। नहीं, एक बेहतर भारत की कल्पना तब पॉसिबल हो जब हाईवे अच्छे हो। ठीक है, आप अब उदाहरण के तौर पे कभी आप उदयपुर से आज के टाइम जयपुर जाइए, बहुत सारे रास्ते आप देखिए तो बहुत शानदार हाईवे बने हुए हैं। ठीक है, हाईवे में बीच बीच में आपको, मतलब बॉम्बे साइड, आप बॉम्बे टू पुणे जाओ कभी आप, इतना शानदार एक्सप्रेस वे। अब देश में लगातार एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, समझ रहे हो? तो
नो डाउट काम होता है, यदि बुनियादी ढांचा मजबूत होता है तो देश विकसित होता है। और मैं मोदी गवर्नमेंट को इसी माहौल में नंबर दूंगा कि इन्होंने इंफ्रा को डेवलप करने के लिए काफी काम किया। नेक्स्ट आगे लिखिए। आजकल क्या है, गवर्नमेंट की योजना है UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, मतलब हवाई सेवाएं केवल अमीरों के लिए क्यों? आज के टाइम में आपको 1500-2000 में फ्लाइट सर्विस मिल जाएगी। और कभी आपको ऐसा लगे कि कोई सस्ती सर्विस मिल रही है तो भले वहां जाके वापस बस में बैठ के आ जाओ, अनुभव तो लो कि हवाई जहाज की सेवा कैसी होती है। पिताजी से कह दो इस बार कुछ और खर्चा चाहिए, ऐसे मत बोलना हवाई जहाज में बैठ के वापस आना है। लेकिन जो नहीं बैठे हैं वो बैठ के आइए, तो आपको आइडिया लगता है कि देखो दुनिया कहां तक पहुंची। जो ज्यादा लग्जरी को फील करता है वो लग्जरी अपनी जिंदगी में लाने के लिए एफर्ट करता है। अब कई बार हम लग्जरी में नहीं जाते, हम सोचते हैं जो है संतोष परम सुखम। लोगों के जीवन में क्या सोच है, जो है वो इनफ है। ऐसे लोग डेवलप नहीं हो पाते। तो भौतिकतावादी सोच भी कहीं कहीं जरूरी है, क्योंकि एक समय तक आपको पैसा कमाना है ताकि आपका ग्रस्त जीवन अच्छा हो। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए अगली लाइन में। तो कितने उद्देश्य हो गए? 5। और कोई बात? ये लिख दो, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। हिंदी में बोलते हैं कुछ कानूनों का बचाव करना, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। कैसे कानून है ये? ब्रैकेट में लिखो, जो भूमि सुधार से संबंधित हो, जो भूमि सुधार से संबंधित हो। पूरा लिख दो नीचे कौन कौन से, इसके लिए क्या जोड़ा गया संविधान में। नवी अनुसूची आर्टिकल 31A 31B जोड़ा गया। कौन से संशोधन में? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। किसके द्वारा? संविधान सभा, जिसका उस समय नाम क्या था? इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद द्वारा। लिख लो ये सारी बात। अभी नीट में क्या उसको रहा? 530 मिलेगा नहीं गवर्नमेंट कॉलेज? अच्छा, कितनी बार नीट दिया? 6 बार। अभी 7 बार। एक वो साइकोलॉजी में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। अब जैसे मैं जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, तो किसी IPS या RPS को देखता हूं ना तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं वो बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। तो अब जब जिंदगी में तुम्हें डॉक्टर्स दिखाई देंगे तो ऐसा लगेगा कि काश मैं भी क्या होती, डॉक्टर्स। लेकिन अब इससे ज्यादा बेटर है कुछ और अच्छे से करो, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर बनने के बाद भी लोग IAS की तरफ डाइवर्ट होते हैं। ठीक है, सिविल सर्विस का कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट आगे लिखो। तो ये आपकी एक पूरी अनुसूची कंप्लीट कर